Hello everyone, welcome to SSC Insight. My name is Neetu and here we are discussing GKGS series of more than 1000 questions which will be helpful for SSC MTS exam, SSC CGL exam, SSC GD exam and SSC selection post phase 10 exam, and apart from that any one day exam in which syllabus of GKGS is mentioned. We have already covered history and geography, static GK. Those who didn't see the previous lecture can check the playlist and see the lecture. Now we are doing polity and this is the last part of polity. Let's start the class. How many tiers are there in पंचायती राज सिस्टम? पंचायती राज सिस्टम में कितने टीयर थे? बेसिकली 3 टीयर थे इसमें. एक क्या था? 3 टीयर. ओके. सबसे फर्स्ट वन इज ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे. ठीक है. नेक्स्ट इज पंचायत समिति, ये है आपका ब्लॉक लेवल पे. एंड नेक्स्ट वन इज जिला परिषद जो कि है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. सो आवर आंसर इज ऑप्शन ए 3. Okay, now the next is in the context of National Integration Council, that is NIC, which of the following statement is not correct पूछा गया है. ठीक है. नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल. सो द फर्स्ट वन इज प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन. NIC का चेयरमैन जो है वो होता है, वो पीएम ही होते हैं. इट वॉज फॉर्म्ड एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1961. ये भी बिल्कुल सही है. इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये गलत है. एक्चुअली ये क्या है? NIC एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. इसके चेयरमैन पीएम होते हैं. इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन 1962. ये बिल्कुल सही है. NIC इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और इसके फर्स्ट चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू, यानी कि फर्स्ट पीएम. ये बेसिकली कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, इन सब के अगेंस्ट में कॉम्बेट करने के लिए फॉर्म किया गया था. नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट प्लेइंग टाइम फॉर द फुल वर्जन ऑफ इंडियन नेशनल एंथम. हमारा जो राष्ट्रगान है जनगण मन, उसका फुल वर्जन प्ले करने में कितना टाइम लगता है अप्रोक्सीमेटली? 48 सेकेंड, ऑप्शन बी 62 सेकेंड, ऑप्शन सी 52 सेकेंड और 68 सेकेंड. बेसिकली जनगण मन की बात करें तो ये 52 सेकेंड हमें लगता है अप्रोक्सीमेटली. ठीक है. इसको कंपोज किया था एज अ भारत भाग्य विधाता. कैसे किया गया था? भारत भाग्य विधाता. और इसको किसने कंपोज किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने. किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था. इन्होंने एक और लिखा था अमर सोनार बांग्ला, जो कि बांग्लादेश का नेशनल एंथम बन गया है. नाउ द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिकम द फर्स्ट टू स्टेब्लिश पंचायती राज. पंचायती राज को स्टेब्लिश करने के लिए जो फर्स्ट स्टेट है वो कौन सा है? राजस्थान. राजस्थान में कहाँ पे है? नागौर पे है. कहाँ पे है? नागौर. ठीक है. इस जगह से फर्स्ट टाइम पंचायती राज, जिसका 3 टीयर सिस्टम होता है, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और जिला परिषद. 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जिसमें पार्ट 9 में पंचायत को ऐड किया गया था. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. ये कौन से आर्टिकल में निहित है? 224(1), ऑप्शन बी 217, ऑप्शन सी 21 या ऑप्शन डी 124(2). एक्चुअली आर्टिकल नंबर 124 के सब क्लॉज 2 में मेंशन्ड है कि हाई कोर्ट का जज जो है वो अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, और वो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो 65 ईयर तक अपना टेन्योर कंटिन्यू कर सकते हैं. ठीक है. और इसकी अपॉइंटमेंट में प्रेसिडेंट जो है वो CJI का कंसल्टेशन ले सकता है, उनका एडवाइस ले सकते हैं. ठीक है. ऑप्शन डी. नाउ द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ इंडिया. अब तक आप एलिजिबल, अगर आपने सारे लेक्चर्स पॉलिटी के देखे हैं तो अब तक आप एलिजिबल हो गए इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए. सो अगर आपको आंसर पता है तो आप स्टॉप कीजिए और कमेंट में आंसर कीजिए. ठीक है. फाइनेंस कमीशन, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और आर्टिकल नंबर 280 में इसका मेंशन किया गया है. ठीक है. इलेक्शन कमीशन इज ऑल अबाउट इलेक्शन और ये आर्टिकल नंबर 324 में मेंशन किया गया है. UPSC ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और आर्टिकल नंबर 315 से 323 में इसकी बात की गई है. नेक्स्ट है आपका नीति आयोग. ये ही है आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है. इसके चेयरमैन जो हैं वो होते हैं PM और नीति आयोग को थिंक टैंक भी कहा जाता है. सो हमारा आंसर ऑप्शन डी नीति आयोग होगा.
Now the next is how many seats are allocated to Delhi NCT National Capital Territory in Lok Sabha? एनसीटी यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी लोकसभा में कितनी सीट्स होती है? सो लोकसभा में बेसिकली दिल्ली की 7 सीट्स होती है और राज्यसभा में 3 सीट्स होती है। कितनी होती है? 3 सीट्स। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, अभी आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि दिल्ली में कौन कौन सा टूरिस्ट प्लेस होता है। ठीक है, कौन कौन सा टूरिस्ट प्लेस है, जैसे कुतुब मीनार है, इंडिया गेट है, ये आप मुझे कमेंट करें। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि WHO है, इसका जो हेडक्वार्टर है आपका जेनेवा में, यानी स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। आप मेरी हैंड राइटिंग पर ना जाएं, मैंने स्पेलिंग बस लिख दिया ताकि आप अपने नोट डाउन कर सके। हेडक्वार्टर इज जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, 1948 में ये स्टेब्लिश हुआ था। बेसिकली हेल्थ के बारे में कंसर्न होता है, इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के बारे में ये कंसर्न रहता है। नाउ द नेक्स्ट इज द लोकसभा इलेक्टेड आफ्टर 2019 इलेक्शन इज द डैश लोकसभा। ठीक है, 2019 के चुनाव के बाद निर्वाचित लोकसभा डैश लोकसभा है। अभी जो लोकसभा चल रहा है वो कौन से नंबर पे है? 18th है, 16th है, 15th है या फिर 17th है? तो अभी जो लोकसभा है वो है 17th। कौन सा है? 17th लोकसभा है। और ये जो इलेक्शन 2019 वाला हुआ था वो 7 फेज में हुआ था, अप्रैल से लेकर कब तक? मई तक। 11 अप्रैल से 19 मई तक। Now the next is which of the following schedules deals with concurrent list? 8th शेड्यूल, 7th, 1st और 10th। अब आपको बताना है कि कौन सा शेड्यूल जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट से डील करता है। सो बेसिकली 7th शेड्यूल, 7वीं अनुसूची जो है वो डील करता है कॉन्करेंट लिस्ट से। 7वां शेड्यूल बताता है कि एक स्टेट लिस्ट होनी चाहिए, एक यूनियन लिस्ट होनी चाहिए और एक होनी चाहिए कंकरेंट लिस्ट। ये 3 लिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेडरल पावर्स के बारे में डील करता है। आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? इसमें आपको बताना है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल रिलेटेड टू आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 20, 21, 21A और 22। आर्टिकल 20 इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सेसिव पनिशमेंट ऑफ एक्यूज्ड पर्सन। अगर कोई एक्यूज्ड पर्सन है, उसको एक ही गलती के लिए 2 बार सजा ना मिल जाए, एक्सेसिव पनिशमेंट ना मिल जाए, इसके बारे में आर्टिकल 20 डील करता है। आर्टिकल 20 इज 21, जो 21 है ये डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से। नेक्स्ट है आर्टिकल 21A जो कि बताता है राइट टू एजुकेशन, यानी 6 to 14 ईयर के जो चिल्ड्रन है उनको शिक्षा का अधिकार होता है। आर्टिकल 22 इज ऑल अबाउट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये जो अरेस्ट एंड डिटेंशन है उनकी प्रोटेक्शन की बात आर्टिकल नंबर 22 करता है। सो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल नंबर 21। नाउ द नेक्स्ट इज which of the following articles state the equality of opportunity in public matters of public employment? equality of opportunity in public employment की बात किसमें होती है? आर्टिकल 14 इज ऑल अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ। लॉ के आगे, सबके आगे, लॉ के आगे सारे लोग इक्वली ट्रीट किए जाने चाहिए। आर्टिकल 15 इज प्रोहिबिट the discrimination on the basis of caste, sex, religion, birthplace, इन सब के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 16 इज ऑल अबाउट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 इज ऑल अबाउट अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का अबॉलिशन जो है वो बताया जा रहा है आर्टिकल नंबर 17 में। ओके, सो हमारा आंसर जो होगा वो आर्टिकल नंबर 16 होगा। नाउ द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द इक्वालिटी बिफोर द लॉ? अब आप इसका आंसर कर दीजिए। सो आर्टिकल क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 14 जो है वो बताता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डिफाइंस द नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन? यानी कि भारत जो है वो एक यूनियन ऑफ स्टेट है। भारत, इसके बारे में बताया गया है कि ये एक यूनियन ऑफ स्टेट है। यूनियन ऑफ स्टेट है, फेडरल नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट है। इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल नंबर 1 में। ये जो ए देख रहे हैं आर्टिकल नंबर 1 जहां से कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट्स राइट टू प्रॉपर्टी वॉज डिलीटेड एज फंडामेंटल राइट? फंडामेंटल राइट से राइट टू प्रॉपर्टी ये डिलीट कर दिया गया, जो कि आर्टिकल नंबर 19 में हुआ करता था।
जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको डिलीट कर दिया गया कौन सी अमेंडमेंट एक्ट में, 42nd में, 52 में, 44th में या 61st में। बेसिकली 44th अमेंडमेंट एक्ट यानी कि जो कि 1978 में हुआ था, इसमें क्या हुआ था, राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया फंडामेंटल राइट से और आर्टिकल नंबर 300A में इसको इंक्लूड कर दिया गया। ओके, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस लाए गए थे। जैसे प्रीएम्बल में चेंजेस आया, ठीक है, और किस में चेंज आया, फंडामेंटल ड्यूटीज में चेंजेस आया। ओके, एंड 52nd इज ऑल अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ, किससे रिलेटेड है, दल बदल जो हम बोलते हैं ना, उससे रिलेटेड है, एंटी डिफेक्शन लॉ। 61st इज ऑल अबाउट वोटिंग एज को 21 से 18 कर दिया गया, 61st वोटिंग एज को 21 से 18 कर दिया गया। ओके, सो आवर आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ द नेक्स्ट इज विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द प्रोसीजर फॉर रिमूविंग वीपी, यानी कि प्रोसीजर बताना है जिसमें वाइस प्रेसिडेंट को हटाया गया, उसमें कौन सा आर्टिकल में बताया गया है। देखिए, आर्टिकल 60 से अगर मैं स्टार्ट करती हूँ तो आर्टिकल 60 इज ऑल अबाउट ओथ एंड अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के ओथ एंड अफर्मेशन की बात करी जाती है, ठीक है, ये जो आर्टिकल नंबर 60 है इसमें प्रेसिडेंट के ओथ एंड अफर्मेशन की बात की जाती है, ठीक है। 63 आर्टिकल की मैं बात करूं तो उसमें बोला गया है कि देयर शिल बी अ वीपी ऑफ इंडिया जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होगा। आर्टिकल 66 बताता है इलेक्शन ऑफ वीपी के बारे में, इलेक्शन किसका, वीपी का। ओके, अब अगर मैं रिमूवल की बात करूं तो वो रिमूवल होता है आर्टिकल नंबर 67 में, जिसमें बताया गया है प्रोसीजर फॉर रिमूविंग ऑफ वीपी। सो आवर आंसर इज ऑप्शन बी। Now the next is which among the following article is related to Finance Commission of India? So article number 280 जो है वो फाइनेंस कमीशन से रिलेट करेगा। अब आपको मुझे बताना है आर्टिकल नंबर 312 का, कमेंट डाउन कीजिए कि आर्टिकल नंबर 52 और आर्टिकल नंबर 312 किससे रिलेटेड है। ओके, चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन की बात करें तो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन है केसी नियोगी। कौन है, केसी नियोगी। और करेंट चेयरमैन है एन.के. सिंह। कौन है, एन.के. सिंह। Now, the next is the first president of India who got elected unanimously. कौन सा ऐसा सर्वसम्मति से चुने गए भारत के पहले राष्ट्रपति है। ऑप्शन ए नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और ऑप्शन डी प्रणब मुखर्जी। सो नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन ए नीलम संजीव रेड्डी जो पहले प्रेसिडेंट है जो कि यूनानिमसली इलेक्शन इनका हुआ था, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और इन्होंने 2 बार इंडिया को सर्व किया है, सो लॉन्गेस्ट टेन्योर वाले प्रेसिडेंट है। एपीजे अब्दुल कलाम 11th नंबर के प्रेसिडेंट है, प्रणब मुखर्जी 13th नंबर पे है और 14th नंबर पे कौन सा है, रामनाथ कोविंद जी। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। Now the next is which of the following is the oldest high court in India? Oldest high court कौन सा है। सबसे पहले बना था कैलकाता हाई कोर्ट, फिर बना मद्रास हाई कोर्ट और उसके बाद बना बॉम्बे हाई कोर्ट। तीनों हाई कोर्ट जो है वो 1862 में ही बने थे, लेकिन कैलकाता हाई कोर्ट जो है वो बना मई में, जो मद्रास हाई कोर्ट है वो बना जून में और बॉम्बे हाई कोर्ट बना अगस्त में 1862 में ही। सो ओल्डेस्ट की बात करें तो कलकत्ता उच्च न्यायालय जो कि फोर्ट विलियम में है, वो कोलकाता हाई कोर्ट ओल्डेस्ट है। इसके अंदर जो जुरिस्डिक्शन आता है, एक तो वेस्ट बंगाल का आता है कोलकाता हाई कोर्ट का, और दूसरा आता है अंडमान एंड निकोबार का। किसका आता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है इसका जुरिस्डिक्शन भी कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर आता है। सो आवर आंसर इज ऑप्शन ए। Now the next is what is the minimum age limit to become a candidate for लोक सभा इलेक्शन। लोकसभा के इलेक्शन के लिए कैंडिडेचर अगर आपको चाहिए तो कितने साल मिनिमम आपके होने चाहिए। सो अगर मैं लोकसभा के कैंडिडेचर की बात करूँ तो मिनिमम 25 ईयर होने चाहिए और अगर मैं राज्यसभा की बात करूँ तो मिनिमम 30 ईयर्स होने चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे पूछा गया है लोकसभा के लिए, तो आवर आंसर इज ऑप्शन बी। Now the next is how many fundamental rights are recognized by the Indian Constitution? कितने मौलिक अधिकार हैं हमारे, 3 हैं, 5 हैं, 6 हैं या फिर 9 हैं। हमारे मौलिक अधिकार जो टोटल हैं वो हैं आपके 6। कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे। जैसे अगर मैं बात करूँ राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी का अधिकार, फ्रीडम का अधिकार, सारा लिखना तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, मैं कुछ कुछ लिख देती हूँ। फ्रीडम का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, and then
cultural and educational rights, and then last one right to constitutional remedies. अभी right to privacy, privacy का जो एंड्रॉयड फोन वगैरह आ गया है, सोशल मीडिया लोग बहुत यूज करने लगे हैं, तो प्राइवेसी का इशू बहुत ज्यादा आ रहा है, तो राइट टू प्राइवेसी भी इंक्लूड कर दिया गया है आर्टिकल नंबर 21 में. Now the next is 393. A money bill passed by the Lok Sabha is deemed to have been passed by the Rajya Sabha also if the upper house takes no action within. इसमें बोला गया है कि मनी बिल जो है वो आर्टिकल 110 में मनी बिल को डिफाइन किया गया है. अब बोला गया है लोकसभा ने अगर उसको पास कर दिया और राज्यसभा के पास उसको भेजा गया, राज्यसभा ने अगर 14 दिन के अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, ठीक है, पास नहीं किया या कोई एक्शन नहीं, कोई कार्यवाही नहीं की, तो 14 दिन के बाद इसको स्वतः ही पास मान लिया जाता है. सो आंसर इज ऑप्शन बी. नाउ द नेक्स्ट इज 405. द directive principle of have been taken from the constitution of. DPSP बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, निर्देशक सिद्धांत, कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया, या कनाडा से, या अमेरिका से, या आयरलैंड से, कहाँ से लिया गया है? सो बेसिकली डीपीएसपी हैज बीन टेकन फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है. यूएसए से हमारा फंडामेंटल राइट लिया गया है. ओके, अब अगर मैं डीपीएसपी की बात करें, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो आर्टिकल नंबर 36 से 51 के बीच में आता है, ठीक है, पार्ट 4 में. कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 4. ओके. Now the next is the impeachment of the president can be initiated in. impeachment बताया गया ना, impeachment यानी कि महाअभियोग, ये है आर्टिकल नंबर 61. आर्टिकल नंबर 61 में महाअभियोग इम्पीचमेंट के बारे में बताया गया है, और ये इनिशिएट किया जा सकता है ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी ईदर हाउस, और ऑप्शन बी जॉइंट सेशन. सो इम्पीचमेंट जो है वो ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कोई भी संसद का सदन जो है, यानी ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन इनिशिएट, ठीक है. और ये कब रिमूव किया जाता है? ये अगर प्रेसिडेंट को रिमूव करना है इम्पीचमेंट के थ्रू, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन का कहीं भी वायलेशन हुआ है तो उसके केस में इम्पीचमेंट लगता है, ठीक है. आर्टिकल 52 से प्रेसिडेंट के बारे में ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे प्रेसिडेंट होना चाहिए, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, इम्पीचमेंट कैसे होगा, टेन्योर कैसे होगा, ये सारी चीजें बताई जाती है, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज हु हैज द अथॉरिटी टू कॉल अ जॉइंट सेशन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को बुलाने का अधिकार किसके पास है? कौन बुलाएगा जॉइंट सेशन का? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बहुत बार. सो टू कॉल अ जॉइंट सेशन, कॉल करने यानी बुलाने का अधिकार होता है राष्ट्रपति का, ठीक है. एंड प्रिसाइडेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी कि इसकी जो अध्यक्षता करता है वो स्पीकर ऑफ लोकसभा करता है, लेकिन बुलाने का अधिकार जॉइंट सेशन का वो प्रेसिडेंट के पास होता है, ठीक है. 2 टाइम्स वो बुला सकता है, एक तो फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल, ये पहला हो गया, और दूसरा हर एक साल में जो फर्स्ट सेशन होगा, हर एक साल में जो फर्स्ट सेशन होता है इसमें जॉइंट सेशन को बुलाया जाता है, ठीक है. Now the next is in which session of the year president address both the house of the parliament. देखिए प्रेसिडेंट एड्रेस करेगा both the house of parliament, कौन से सेशन में? तो फर्स्ट सेशन में यानी बजट सेशन, इसमें दोनों को वो प्रेसिडेंट बुलाएगा, और स्पीकर ऑफ लोकसभा जो कि अभी ओम बिरला हैं वो उसको प्रिसाइड करेंगे, यानी अध्यक्षता उसकी करेंगे. ये किस में मेंशन है? आर्टिकल नंबर 87 में मेंशन है, ठीक है, 87 के 1 में. Now the next is which of the following articles define the admission of establishment of the new year. Establishment of the न्यू स्टेट नहीं, न्यू ईयर नहीं है, न्यू स्टेट है. बोला जा रहा है कि कौन सा आर्टिकल एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट के बारे में बताता है, ठीक है. आर्टिकल 1 ये हमने पढ़ा कि ये यूनियन ऑफ स्टेट के बारे में बताता है. किसके बारे में बताता है? यूनियन ऑफ स्टेट के बारे में बताता है. आर्टिकल 2 इज ऑल अबाउट एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है. और आर्टिकल 3 बताता है कि स्टेट के एरिया या बाउंड्रीज को ऑल्टर करना. आर्टिकल 3 जो है, ये जो एरिया है उसको ऑल्टर कर देना, उसकी बाउंड्रीज को या उसका नाम चेंज कर देना, ऑल्टरेशन करना आर्टिकल 3 में है. सो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 2. Now the next is Nagaland become a part of the Union of India in the year 1963 by the dash amendment of the Constitution. ये आपको बताना है कि
वर्ष 1963 में भारत के संविधान में डैश संशोधन द्वारा नागालैंड भारत संघ का हिस्सा बन गया था। कौन से अमेंडमेंट एक्ट में? 17th में या 13 में या 16 में या फिर 14 में? बेसिकली 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1963 में, जिसमें नागालैंड को फॉर्मेशन किया गया था और इसको आर्टिकल 371 ए के अंदर प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड किया गया है। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 13th। और नागालैंड की कैपिटल क्या है? नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। ठीक है, ये एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है और नागालैंड की कैपिटल कोहिमा। 13th हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज आर्टिकल 335A was incorporated into the Constitution of India dash by an order of प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद ऑन द एडवाइस ऑफ जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट। इसमें पूछा गया है अनुच्छेद 35A जवाहरलाल नेहरू मंत्रिमंडल की सलाह पर तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के आदेश द्वारा डैश में भारत के संविधान में शामिल किया गया था। कौन सा शामिल किया गया था? 1956 में ईयर में या 1959 में या 1954 में या फिर 1950 में? बेसिकली 1954 यानी ऑप्शन सी 1954 में आर्टिकल 35 को ये कर लिया गया था, आपका इनकॉर्पोरेट कर लिया गया था टू गिव पावर टू जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट लेजिस्लेचर को पावर देने के लिए ये इंट्रोड्यूस कर लिया गया था। और इसी में बताया गया था कि हु कैन बी द परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द स्टेट्स। अभी आपको बताना है कि आर्टिकल नंबर 35A और 371 को लेकर के जो इशू चल रहा था उसके बारे में बताना है कि क्या इशू चल रहा है और अभी ये करेंटली वैलिड है या नहीं। कमेंट डाउन। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन हुज एडवाइस डज द प्रेसिडेंट टेक बिफोर अपॉइंटिंग द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। अगर गवर्नर ऑफ स्टेट को अपॉइंट करना है तो उसको किसकी एडवाइस ली जाए, ये अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन आपको बताना है। किसकी एडवाइस ले? वो प्राइम मिनिस्टर की ले, वाइस प्रेसिडेंट की ले, या फिर चीफ मिनिस्टर की ले, या फिर चीफ जस्टिस की ले। तो अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन हमारा आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला गया अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन हुज एडवाइस द प्रेसिडेंट टेक, तो उस केस में प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन पूछा गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अगर पूछा जाए तो उस केस में प्रेसिडेंट क्या है? स्वच्छंद है गवर्नर को अपॉइंट करने के लिए। उसके बाद उसको किसी की भी राय मशवरा लेने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, किसी की भी सलाह लेने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ द आंसर इज नेक्स्ट इज हाउ मेनी मेंबर्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट टू लोकसभा एंड राज्यसभा रिस्पेक्टिवली। अब देखिए इसमें नॉमिनेशन की बात की गई है। प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, ठीक है, लोकसभा से कितना नॉमिनेट करता है? 2 एंग्लो इंडियन को, और राज्यसभा से कितने को नॉमिनेट करता है? 12 को। ठीक है, एंग्लो इंडियन जो है, एंग्लो इंडियन 2 जो है लोकसभा से नॉमिनेट किए जाते थे। लेकिन अब 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये वाला रूल जो है एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करने का, ये वाला रिजर्व सीट, एंग्लो इंडियन की जो रिजर्व सीट हुआ करती थी वो हटा दिया गया है, अबॉलिश कर दिया गया है। ठीक है, सो यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा का पूछा गया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 and 12। ऑप्शन बी विल बी आवर आंसर, ऑप्शन बी। नाउ द नेक्स्ट इज which among the following amendment curtail judicial review ओके पावर ऑफ द हाई कोर्ट, यानी कि इनमें से किस संशोधन ने उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति में कटौती को संक्षिप्त किया है, ये आपको बताना है। यानी कि कर्टेल द जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द हाई कोर्ट। अब देखिए यहाँ पे बात है, आर्टिकल नंबर आते हैं ना ईच आर्टिकल पे। आर्टिकल नंबर 13 जो है वो इलेक्शन के बारे में बात करता है। किसके इलेक्शन के बारे में बात करता है? प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है, स्पीकर हो गया, इन सब के बारे में बताता है। आर्टिकल नंबर 42 आपको पता ही है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं और 1976 में हुआ था। ठीक है, इसी कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल पावर जो है हाई कोर्ट की इसको कटरेल कर दिया गया था। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में फंडामेंटल राइट जो कि राइट टू प्रॉपर्टी थी, जो प्रॉपर्टी वाली राइट्स थी उसको हटा दिया गया और आर्टिकल नंबर 300A में ऐड कर दिया गया। ठीक है, सो आवर आंसर इज आर्टिकल नंबर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। मैं फिर से बता देती हूँ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया गया? कर्टेल द जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द हाई कोर्ट।
ठीक है। 44th में प्रॉपर्टी वाली जो राइट थी उसको हटा करके 300A में डाल दिया गया, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 39 की बात करें तो इसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब के इलेक्शन की बात होती है। Now the next is, in which of the following cases the Supreme Court uphold the importance of fundamental rights over directive principle of state policies? यानी कि इसमें बताया गया है इनमें से किस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत पर मौलिक अधिकारों के महत्व को बरकरार रखा है। यानी कि ऑलवेज फंडामेंटल राइट्स को सुपेरियरिटी दी जाएगी अंडर डीपीएसपी। ये किस केस में बताया गया था? ये बेसिकली बताया गया था आपका गोलकनाथ केस में। कौन सा केस में बताया गया था? गोलकनाथ केस में। और इसको पुख्ता कर दिया गया केशवानंद भारती केस में। जब केशवानंद भारती का केस हुआ था तो इस बात को पुख्ता कर दिया गया। Now the next is the resolution for removal of vice president of India should be moved in। ये जो वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल की बात हो रही है जो कि आर्टिकल नंबर 67 में था, ठीक है, तो ये इसको शुड बी मूव्ड इन कौन से उसमें जाएगा? लोकसभा में, राज्यसभा में, आइदर हाउस और नन ऑफ दिस। सो रिजोल्यूशन जो पास किया जाएगा वो होगा राज्यसभा में, ठीक है। सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वीपी जो होते हैं वो वीपी की बात करें तो सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस ऑफ द कंट्री। सबसे पहले प्रेसिडेंट की वैलिडिटी रहती है हायरार्की में, देन वीपी की और उसके बाद फिर पीएम की, ठीक है। आर्टिकल नंबर 63 बताता है कि प्रेसिडेंट होना चाहिए, 66 बताता है उसका इलेक्शन और 67 बताता है उसके प्रोसेस ऑफ रिमूवल। Now the next is the maximum duration of ordinance issued by the President of India can be dash। ये जो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट जो अध्यादेश जारी करता है उसका मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या हो सकता है? ड्यूरेशन 6 वीक होगा, 1 ईयर होगा, 6 मंथ और 6 मंथ एंड 6 वीक। बेसिकली मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ ऑर्डिनेंस जो है वो है 6 मंथ एंड 6 वीक, 6 महीना और 6 सप्ताह। और ये जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है ये प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल नंबर 123 से आता है, ठीक है। और ये ऑर्डिनेंस का अप्रूवल अगर लेना हो तो अप्रूवल के लिए कितने दिन चाहिए होते हैं? 6 वीक चाहिए होते हैं। 6 वीक में अप्रूवल मिल जाना चाहिए। Now the next is, which one of the following is the largest committee of the parliament? Largest committee of the parliament कौन सा है ये आपको बताना है। The committee on public account यानी PAC, the estimate committee और committee on public undertaking और committee on petitions। अगर लार्जेस्ट कमिटी की बात करें तो हमारा आंसर हो जाएगा द एस्टिमेट कमिटी ऑन एस्टिमेट्स या प्राक्कलन समिति यानी एस्टिमेट कमिटी इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। नाउ द नेक्स्ट इज, which of the following country has the largest parliament in the world? UK, जापान, इंडिया और चाइना। चाइना की जो पार्लियामेंट है, चाइना हमारा आंसर होगा चीन। इसकी पार्लियामेंट जो है वो सबसे बड़ी पार्लियामेंट मानी जाती है और इसमें अप्रोक्सीमेटली 2980 सीट्स हैं और ये यूनिकैमरल है, ठीक है। क्या है? यूनिकैमरल। जैसे यूनिकैमरल होता है, बाई कैमरल होता है, तो इंडिया जो है वो यूनिकैमरल है और चाइना की पार्लियामेंट को नेशनल पीपल्स कांग्रेस बोला जाता है। Now the next is, when was the constitution of Pakistan enforced? पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन्फोर्स कब किया गया था? 1965 में, 47 में, 73 में या फिर 52 में? सो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा लेट से हुआ था, हमारा तो 1950 में हो गया था, पाकिस्तान का जो हुआ था वो 1973 में हुआ था, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज, हु इलेक्ट्स पीएम? पीएम को कौन इलेक्ट करता है? सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर क्लास पॉलिटी के। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कवर कर लिया है। आप सारे पॉलिटी लेक्चर्स को देखें, ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, ठीक है। पीएम को कौन इलेक्ट करता है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर चीफ मिनिस्टर, एमपीज और एमपीज एंड एमएलएज। सो प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट जो करते हैं वो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपीज होते हैं वो ही उसको इलेक्ट कर रहे होते हैं, संसद के सदस्य। ये सब ये जो हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पीएम को इलेक्ट करते हैं। आउट ऑफ 45 सीट्स जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उसमें से जो है हेड होता है वही आपका पीएम बनता है। आर्टिकल 75 में बताया गया है कि पीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट को किसको अपॉइंट करना पड़ेगा? जो उस पार्टी का मेजर हेड होगा। प्रेसिडेंट हैज टू अपॉइंट द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा। ओके, सो आवर आंसर इज ऑप्शन सी। दिस इज ऑल अबाउट द क्लास। थैंक यू सो मच।